नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सुप्रिया सूले ने कहा था कि 2 बड़े धमाके होने वाले हैं 15 दिन में, जिसमें से 7 दिन करीब निकल चुके हैं, 7-8 दिन बचे हैं। 2 बड़े धमाके, एक दिल्ली का में धमाका और एक महाराष्ट्र में धमाका। तो इसको लेकर कयासबाजी जोरों पर है। खास तौर से शरद पवार जब गौतम अडानी से मिले, अकेले में मिले, 2 घंटे तक मिले और गौतम अडानी को सुरक्षा मिली हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर दिल्ली के इशारे पर गौतम अडानी मिले होंगे और इसलिए ये खबर लीक भी करवाई गई। तो इसको लेकर भी कुछ कयासबाजी अपनी जगह हो रही है। तो 2 बड़े संभावित धमाके क्या हो सकते हैं? एक बड़ा संभावित धमाका ये हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश में से गिर जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और कभी भी आ सकता है। 15 मई से पहला तो आना तो 100% तय है, क्योंकि 5 जजों की बेंच में से एक जज हैं, वो जस्टिस शाह, वो 15 मई को रिटायर हो रहे हैं। तो क्या ये बड़ा धमाका एक दिल्ली में इस रूप में होगा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के खिलाफ जाएगा और सरकार गिर जाएगी? और इसका दूसरा बड़ा धमाका क्या महाराष्ट्र में होगा कि इस गिरती हुई सरकार को, बीजेपी सरकार को माइनस एकनाथ शिंदे, क्या शरद पवार संभाल लेंगे, उबार लेंगे? इससे पहले भी विधानसभा में जब विश्वास मत हासिल करना था देवेंद्र फडणवीस को, मैं पिछली से पिछली बार की बात कर रहा हूं, तो फिर शरद पवार ने इनडायरेक्ट रूप से मदद की थी। अब अगर ये 2 बड़े धमाके हुए जिनकी बात मैं कर रहा हूं, तो इस धमाके का विपक्ष की एकता पर भी असर पड़ेगा। और विपक्ष की एकता के भी पुर्जे तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ बिखराव हो जाएगा, कुछ शंकाएं पैदा हो जाएंगी, कुछ नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ जाएगी। क्योंकि अभी विपक्ष नीतीश कुमार और शरद पवार पर पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है कि वो जगनमोहन रेड्डी से, वो केसीआर से, वो ममता बनर्जी से, वो यहां तक कि नवीन पटनायक से और अखिलेश यादव से भी बात करे, मायावती से भी बात करने की कोशिश करे, ताकि इनको भी फोल्ड में लाया जा सके। अब शरद पवार का ये धमाका अगर बीजेपी के पक्ष में गया, तो फिर नीतीश कुमार के कंधों पर अकेले जिम्मेदारी आ जाएगी और 1 और 1 11 होते हैं। एक अकेला चना भाड़ नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता, ये बात भी हमारे यहां कही जाती है। खैर, वो बात अभी अलग है। अभी ये देखते हैं कि इस समय बीजेपी को शरद पवार की जितनी जरूरत है, उतनी जरूरत शायद शरद पवार को भी बीजेपी की है। दोनों एंगल से कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी अच्छी तरह जान गई है कि एकनाथ शिंदे को जो तोड़ा था, जो फायदा उठाया था, उठा लिया। अब इससे ज्यादा कोई काम के वो साबित होने वाले नहीं है। एक उपचुनाव में बीजेपी को अपना घोषित उम्मीदवार को वापस लेना पड़ा, 1-2 और उपचुनाव में हार हुई। एक उपचुनाव में तो जीत इसलिए हुई क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक बागी खड़ा हो गया था, तो हार तय थी। इसीलिए बीएमसी का चुनाव भी टाले जा रहे हैं, कुछ और चुनाव भी टाले जा रहे हैं और एमएलसी का चुनाव भी, यहां तक कि बीजेपी नागपुर जैसी जगह से हार गई थी। तो बीजेपी को अच्छी तरह से पता लग गया है कि अब एकनाथ शिंदे उनके लिए बोझ बन गए हैं। जो पहले एसेट हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं लायबिलिटी होते जा रहे हैं और बीजेपी की आदत नहीं है कंधों पर फालतू का बोझ उठाने की। तो क्या रिप्लेस कर दिए जाएंगे एनसीपी के साथ? शरद पवार ने कहा था कि साहब, कुछ व्यक्तिगत तौर पर एमएलए चले जाएं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं खुद नहीं जाने वाला और एनसीपी नहीं जाने वाली। अजीत पवार ने कहा कि मैं एनसीपी के साथ रहूंगा, लेकिन एनसीपी किसके साथ रहेगी, ये बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की। और शरद पवार ने भी इस मामले को उस रूप में स्पष्ट करने की कभी कोशिश नहीं की। उद्धव ठाकरे के साथ जो अलग मुलाकात हुई, उसके बाद कहा गया कि शरद पवार ने बीजेपी का गेम खराब करने के लिए सारा ड्रामा रचा था। तो क्या ये ड्रामा बार्गेनिंग की तरफ बढ़ता हुआ कदम था? इस हिसाब से भी लोग अब आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या उद्धव ठाकरे को भी चारा डाला गया कि देखिए, आपकी दुश्मनी एकनाथ शिंदे से है, एकनाथ शिंदे ने आपको भारी पॉलिटिकल नुकसान अगर उतना नहीं पहुंचाया तो आर्थिक नुकसान तो बड़ा पहुंचाया है। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपको पार्टी का पुराना चिन्ह मिल जाए, पूरी पार्टी आपकी हो जाए, असली शिवसेना आपकी घोषित हो जाए, तो 300 से ज्यादा जो संपत्तियां हैं, जो ऑफिस हैं, वो सब हो जाएंगे। जो खजाना है वो आपके पार्टी के खाते में है, वो भी आपका पूरा एकाधिकार हो जाएगा और आपकी राजनीति चमकने लगेगी। बीएमसी में आपका
रुतबा, आपका दबदबा जो पिछले 15-20 साल से है वो जारी रहेगा। तो उद्धव ठाकरे के लिए बुढ़ापे में इससे बढ़िया राजनीतिक सौदा क्या कोई और हो सकता है। बेटा आदित्य ठाकरे भी स्टैब्लिश हो जाएगा। शरद पवार के लिए भी यही खेल माना जा रहा है, क्योंकि शरद पवार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि विपक्ष चाहे कितना एकता की बात कर ले, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को थोड़ा सिमटाया तो जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और सिमटने के बावजूद भी मोदी इतनी शक्ति रखेंगे कि वो सत्ता में आ जाए। तो ऐसे में फिर क्यों दिमाग खपाया जाए, क्यों विपक्षी एकता में उलझा जाए, जहां कुछ हासिल होने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री भी बनने वाले नहीं है। और फिर चीजें उखड़ गई तो फिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जरिए महाराष्ट्र में सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र में तो खैर कोई भूमिका रहेगी नहीं। इससे अच्छा ऐसा क्यों ना हो कि बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति के लिए रखा गया है, तो मोदी जी से हाथ मिला लिया जाए, मोदी जी की 2024 में फिर सरकार बन जाए, सुप्रिया सुले को अच्छा मंत्रालय मिल जाए। जो भतीजा है अजीत पवार, जो बड़े उग्र है और अभी भी अड़े हुए हैं अपने दोस्तों के बीच, कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, सबसे अच्छा रास्ता, सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ रास्ता यही है। तो फिर अजीत पवार को सेट किया जा सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र में 5 साल के लिए सत्ता में रहने का एक खेल और खेला जा सकता है, यानी दोनों हाथों में लड्डू होंगे। एक में महाराष्ट्र की सरकार में भागीदारी होगी, एक में केंद्र सरकार में भागीदारी होगी, और दोनों जगह बीजेपी शासित राज्य होगा। तो क्या ये मुफीद बैठता है शरद पवार को? और इसीलिए क्या अडानी के जरिए बात हो रही? कुछ लोग कह रहे हैं अडानी के जरिए क्यों बात होगी? बीच में मोदी और शरद पवार कभी भी आपस में हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, और कुछ ढका छुपा उस रूप में चीजें रहेंगी भी, और पर्दे के पीछे बात होती रहेगी। क्यों चीज सार्वजनिक करने की कोशिश की जाए? तो क्या हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो विपक्ष माहौल बना रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पलीता लगाने के लिए, या पलीता भी नहीं लगाने के लिए, तो कम से कम उसको थोड़ा डिफ्यूज करने के लिए शरद पवार का सहारा अडानी अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं। और अगर शरद पवार जेपीसी की मांग का समर्थन नहीं करते हैं तो इनडायरेक्ट रूप में वो मोदी की भी मदद कर ही रहे हैं। ये बात भी अपनी जगह सही है। तो गेम थोड़ा उलझा हुआ है। पूरा गेम स्पष्ट होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के पक्ष में चला गया, यानी सरकार के गिरने की नौबत नहीं आई, तो फिर एक नया ड्रामा, एक नया धोबी पाठ, एक नया सिलसिला, एक ओटीटी सीरीज का जो नया अंक शरद पवार की पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है तब वो तन मन धन से लग जाएं कि अब तो विपक्ष की एकता करनी है, और अब तो हर हाल में 2024 में मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और विपक्ष को उसमें स्थापित कर देना है। और अगर कहानी उल्टी हो गई और धमाके वैसी सूरत नजर आई, तो फिर जो संभावनाएं मैं आपको जता रहा हूं वो शायद हकीकत का भी रूप भी ले सकती हैं। ये बात भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। मेरा ट्विटर हैंडल है विद्रोही7, इंस्टाग्राम पर मैं हूं विजय विद्रोही 7 के नाम से, और फेसबुक पर भी मेरा विजय विद्रोही पेज है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।